हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। मीन्स की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। मीन्स की टेस्ट सीरीज में हम मीन्स के सारे टेस्ट को कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए, टेस्ट नंबर हमारा 8 जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे थे। और यदि आपने इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए 3 मार्कर क्वेश्चंस। अल्फांसो दे अल्बुकर भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था जिसका शासनकाल 1509 से 1515 तक रहा है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर को माना जाता है। इसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। मतलब यूसुफ आदिल शाह से युद्ध किया और क्या छीन लिया? गोवा को छीन लिया। कोची को कंपनी का मुख्यालय बनाया था और हरमुंज जो जल संधि है और मक्का जल संधि पर अपना अधिकार नियंत्रित किया था। पहला नियंत्रण कहाँ पे स्थापित किया था? हरमुंज जल संधि पर और मक्का जल संधि पर इसने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। देखिए, हम पढ़ते हैं अल्फांसो दे अल्बुकर्क। अल्फांसो आम सुने होंगे, जो कि महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। क्या है? फेमस है। मतलब पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर था, जो कि क्या था? वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली शक्तियों का। 1509 से 1515 तक रहा है। इसने यूसुफ आदिल शाह को हराया था और क्या छीन लिया था? पूरा गोवा अधिकार कर लिया था यूसुफ आदिल शाह को हराकर, और कोची को कंपनी का मुख्यालय बनाया था। और हरमुंज जल संधि और जो मक्का जल संधि है उस पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया था। दूसरा आती है हमारी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि आपको पता होगी किन के बीच में हुई थी? मुगल साम्राज्य के बीच में और मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच में हुई थी। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। पुरंदर जल संधि मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में यह संधि हुई थी। 11 जून 1665 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका प्रावधान था कि जो शिवाजी ने मुगलों को सैनिक सहायता देना और इससे युद्ध न करने का वचन दिया था और औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसमें क्या किया गया था? इसमें इसका प्रावधान क्या था? तो शिवाजी थे वह मुगलों की सेना को सहायता देंगे और युद्ध नहीं करेंगे उनसे, और अंग्रेजों की मतलब जो औरंगजेब था उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है। इस पर ऐसा प्रावधान किया गया था। और संभाजी को 5000 मनसब स्वीकार कर लिया था पुरंदर की संधि में। लेकिन जब ये अपने पुत्र संभाजी से मिलने जाते हैं, इनके साथ धोखा होता है, तो ये संधि टूट जाती है, पुरंदर की संधि। हम देखिए पुरंदर की संधि को देखते हैं। तो पी से पुरंदर और पी से आता है 65। पहला सन याद हो गया। तो 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। किन के बीच में हुई थी? तो हमारे मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच में और मुगल साम्राज्य के बीच में हुई थी। इसमें मुगल जो साम्राज्य का सेनापति था जिसका नाम था जय सिंह प्रथम, वो अपने भैया जय जयकार करवा रहा था, क्योंकि भैया उसने छत्रपति शिवाजी को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या है भैया? अपनी जय जय जयकार करवा था जय सिंह प्रथम। इनका नाम था जो छत्रपति शिवाजी थे उनके बीच में हुई थी। इसका प्रावधान क्या था कि जो शिवाजी हैं वह मुगल सेना को सहायता देंगे, उनसे युद्ध नहीं करेंगे, और इन्होंने औरंगजेब की क्या कर ली है? अधीनता स्वीकार कर ली है। इसके ये 3 प्रावधान थे। और चौथा क्या था कि संभाजी को 5000 का मनसबदार नियुक्त किया गया था। अब आता है कामागाटू मारू प्रकरण। क्या है? तो कामागाटू मारू प्रकरण एक जहाज का नाम था, है ना। कामागाटू मारू एक जापानी जहाज था जिस पर पंजाब की क्रांतिकारी गुरदत्त सिंह सिंगापुर से भारतीयों को लेकर कनाडा के वैंकूवर जा रहे थे। कनाडा सरकार द्वारा उस जहाज को उतरने से मना कर दिया गया और 30 सितंबर 1914 को यह जहाज जब कलकत्ता पहुंचा तो वहां गुरदत्त सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इस मुठभेड़ में 22 लोग मारे गए। तो देखिए कामागाटू मारू प्रकरण क्या है? तो कामागाटू मारू एक जहाज का नाम है जो कि कहाँ का था? जापान का जहाज था। इसको एक क्रांतिकारी गुरदत्त सिंह ने किराए पर लिया था और सिंगापुर से भारतीयों को कहाँ को लेकर जा रहे थे? कनाडा लेकर जा रहे थे। क्योंकि उस समय कनाडा सरकार ने यह प्रतिबंधित कर दिया था कि जो भारतीय, क्योंकि क्या होता, भारत में इतनी सारी क्रांतिकारी रणनीतियां चल रही थी, तो यहाँ से भारतीय कहाँ जा रहे थे? कनाडा जा रहे थे। तो कनाडा सरकार ने यह प्रतिबंध कर दिया था कि कोई भी भारतीय भारत से डायरेक्ट कनाडा नहीं आ सकता। लेकिन कुछ लोग थे जो कि कहीं और से गए थे या सिंगापुर वगैरह से गए थे, तो उनको आने दिया गया था। इसलिए गुरदत्त सिंह क्या करते हैं? सिंगापुर से भारतीयों को लेते हैं और कनाडा वैंकूवर जाते हैं। वहां की सरकार उन्हें वहां उतरने नहीं देती और उनको वापस भिजा देती है। तो वो जहाज
कहाँ पर आता है? 30 सितंबर 1914 को कलकत्ता आता है, और कलकत्ता में आने पर जो अंग्रेजी सरकार होती है वो भी यहाँ पे उतरने से उनको मना कर देती है। तो गुरदत्त सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है इस समय, और 22 लोग इसमें मारे जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कामंगाटू प्रकरण कहा जाता है, जो कि 1914 में हुआ था। अब आता है सिकंदर जहां बेगम। भोपाल रियासत की बेगम थी सिकंदर जहां बेगम। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था। मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण भी किसने करवाया है? सिकंदर जहां बेगम ने करवाया है। मोती मस्जिद, क्योंकि मोती किनके पास होते हैं? सिकंदरों के पास होते हैं, इसलिए वो यहाँ से वहां फेंकते रहते हैं, है ना। तो मोती महल और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो सिकंदर जहां बेगम ने करवाया है। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों का साथ भी किसने दिया था? सिकंदर जहां बेगम ने दिया था। अब आता है भोपाल का युद्ध, बैटल ऑफ भोपाल। 1737 में हुई थी। अभी के भोपाल के युद्ध नहीं है, बहुत पुराना है, कब मराठाओं के टाइम का है। तो 1737 में यह युद्ध हुआ था, भोपाल का युद्ध। किन के मध्य हुआ था? मराठा और जो भोपाल के नवाब और हैदराबाद के निजाम के मध्य पर हुआ था। किन के बीच में हुआ था? तो मराठा, भोपाल के नवाब और हैदराबाद के निजाम के बीच में हुआ था। कारण क्या था? जो मराठाओं की राज्य विस्तार की नीति इसका कारण बना था। परिणाम क्या हुआ था? निजाम और नवाब हार गए थे। इनके द्वारा मराठाओं की अधीनता स्वीकार कर ली गई और भोपाल का क्षेत्र दे दिया गया। इनके द्वारा क्या हुआ था? मराठाओं की अधीनता स्वीकार करके भोपाल क्षेत्र में स्वीकार कर लिया था। चलिए हम फिर से देख लेते हैं। देखो, बैटल ऑफ भोपाल क्या है। जब बाजीराव प्रथम दिल्ली से लौट रहे थे, क्योंकि इन्हें दिल्ली के टाइम भी हुआ था, तो इस टाइम जब लौटते टाइम मराठा जा रहे थे तो निजाम ने आक्रमण कर दिया। कहाँ से? हैदराबाद से। इससे पहले उससे मुंगीसराय की संधि हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने आक्रमण कर दिया और भोपाल के नवाब को साथ में मिला लिया और भोपाल में आकर बाजीराव को रोक लिया और वहां पर युद्ध लड़ने लगे। बाजीराव तो बाजीराव थे, इन्होंने नवाब को और जो भोपाल के नवाब हैं और निजाम हैं हैदराबाद के, दोनों को हरा दिया और दोनों को संधि करने पर मजबूर कर दिया। जिससे क्या हुआ? मराठा, इसका कारण क्या था? मराठाओं के राज्य विस्तार की नीति इसका प्रमुख कारण थे। परिणाम क्या हुआ? निजाम और नवाब हार गए और इन्होंने मराठाओं की अधीनता स्वीकार कर ली भोपाल के क्षेत्र में। अब आते हैं हमारे 5 मार्कर्स। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, उसकी असफलता के कारण की व्याख्या करनी है। मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब हुआ था? 1942 में हुआ था और यह असफल रहा था। तो इसके प्रमुख कारण क्या है असफल होने की, वो हमें इसमें देखने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में मुंबई की ग्वालियर टैंक से प्रारंभ हुआ था। आंदोलन के प्रमुख नेता को गिरफ्तार करने के कारण यह स्वयं स्फूर्त आंदोलन था, जो कि कुछ समय बाद पश्चात कमजोर पड़ गया। देखें, अब जब नेता ही जेल में बंद हो गए तो क्या आंदोलन चलेगा? नहीं चल सकता। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई से इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें गांधी जी ने क्या कहा? नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन को करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। लेकिन जिस दिन आंदोलन स्टार्ट होना था उसके पहले ही सारे क्रांतिकारी जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए ये कुछ समय बाद जो आंदोलन था वो क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की असफलता के प्रमुख कारण, पहला, शीर्ष नेतृत्वों की गिरफ्तारी हो गई थी, संसाधनों का अभाव था, अन्य राजनीतिक दलों की तटस्थता थी। जितने भी राजनीतिक नेता थे, मतलब दल थे, वो क्या हो गए? तटस्थ हो गए थे। अत्यंत क्रूरता और कठोरता के साथ दमन किया गया था कि जो अंग्रेजों ने इसको बहुत क्रूरता और कठोरता से इसका दमन किया था। फिर आती है सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी को कम कर दिया गया था। जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी भागीदारी इसमें कम होना इसका मुख्य कारण थी और राजा जमींदारों वर्ग ने इस आंदोलन का विरोध किया था, इस कारण भी यह असफल रहा था। तो असफलता के प्रमुख कारण हम फिर से डिटेल से पढ़ लेते हैं पूरे। तो पहले शीर्ष नेतृत्वों की गिरफ्तारी हो गई थी, जितने भी शीर्ष नेता थे उनकी गिरफ्तारी कर दी गई थी। इस आंदोलन के प्रारंभ होते ही 9 अगस्त को रात्रि को ब्रिटिश सरकार ने प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन को अचानक गिरफ्तार कर लिया और 0 आवर मतलब वो ऑपरेशन चलाकर सारे नेताओं को उठा लिया था, जिससे जनता समुचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सकी और आंदोलन को गहरा आघात पहुंचा। मतलब पूरे नेता, जो भी नेतृत्व कर रहे थे नेता, उनको ही उठाकर जेल में बंद कर दिया गया और जो जनता थी उनको मार्गदर्शन नहीं हो पाया, जिसके कारण यह आंदोलन क्या हो गया? बंद हो गया। दूसरा, संसाधनों का अभाव था। आंदोलनकारियों के पास धन और
शस्त्र अस्त्र शस्त्र का अभाव था, जिससे उनके बिना अस्त्र शस्त्र के पुलिस और सेना का सामना करना पड़ रहा था। संसाधनों का अभाव कैसा था, जो क्रांतिकारी थे उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे और पैसे भी नहीं थे, लेकिन पुलिस के पास और जो ब्रिटिश सरकार थी उनके पास पैसे भी थे और अस्त्र शस्त्र भी थे। वो अस्त्र शस्त्र के साथ लड़ रहे थे और क्रांतिकारी बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ रही थी। और सिंपल सी बात है, कुछ दिनों बाद यह आंदोलन समाप्त होना ही था। अन्य राजनीतिक दलों की तटस्थ था। इस आंदोलन ने मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिंदू महासभा आदि ने समर्थन नहीं दिया था। मतलब इस आंदोलन में जो कांग्रेस थी उनके नेताओं को उठा लिया गया, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, साम्यवादी दल था और हिंदू महासभा थी, इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। अत्यंत क्रूरता और कठोरता के साथ दमन। पुलिस और सेना ने लाखों व्यक्तियों को बंदी बनाया था और हजारों व्यक्तियों को अंधाधुंध गोलियों से भून दिया था, जिससे इसका गहरा धक्का लगा था। जो इसकी अत्यंत क्रूरता थी वो क्या थी, इसका कठोरता से दमन किया गया था। पुलिस और सेना ने लाखों व्यक्तियों को गोलियों से मतलब बंदी बना लिया था और कई लोगों को गोलियों से भून दिया था, जिससे कि जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा और यह आंदोलन समाप्त हो गया। सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी कम होना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने राजकीय कर्मचारी तथा पदाधिकारियों से पूर्णतः वफादारी के साथ इस आंदोलन को कुचलने में सहयोग दिया था। जो ब्रिटिश कर्मचारी थे, राज की ये कर्मचारी और जो पदाधिकारी थे, इनसे पूर्णतः वफादारी के साथ इस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बोला था। राजा और जमींदारों ने इस आंदोलन का विरोध किया था। जितने भी राजा थे और जो जमींदार थे, उन लोगों ने इस आंदोलन का विरोध किया था। इस आंदोलन में स्वतंत्रता के अंतिम चरण को अंकित करना था, जिसने गांव से लेकर शहर तक ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। इसमें भारतीय जनता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा था। इस आंदोलन का क्या हुआ कि यह पूरे चरण, अंतिम चरण था, गांव से लेकर शहर तक हर कोई ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे रहा था और भारतीय जनता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया था। किसके बाद? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। भले ही ये सफल नहीं हो सका, लेकिन ब्रिटिश सरकार को अच्छे तरीके से इसने आघात पहुंचाया था। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। 1857 में मेरठ से प्रारंभ की क्रांति माह भर में सारे देश में फैल गई। मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है, चर्चा की थी। मतलब हमें 1857 की क्रांति बतानी है, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी और एक महीने भर भी पूरे देश में फैल गई। मध्य प्रदेश में भी कुछ कहीं कहीं पर भी यह फैली थी। इस पर हमें चर्चा करनी है, कहाँ कहाँ थी और इसका स्वरूप क्या था। 1857 में मेरठ से प्रारंभ की गई क्रांति सबसे पहले दिल्ली पहुंची और माह भर में सारे देश में फैल गई। इसके मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश रहे थे। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। दिल्ली तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? पूरे सैनिक पहुंचे थे दिल्ली, मतलब दिल्ली तक पहुंच गए थे और एक महीने में पूरे भारत में यह क्रांति फैल गई थी। लेकिन मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ही थे। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखा गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में, जबलपुर के आसपास वाले क्षेत्र में, नीमच ग्वालियर वाले क्षेत्र में, इंदौर और तात्या टोपे का बलिदान के साथ ही 1857 की क्रांति हो जाती है समाप्त। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार है। महाकौशल के क्षेत्र का योगदान। महाकौशल क्षेत्र नागपुर के मराठा शासक अप्पा जी भोसले के प्रभाव के क्षेत्र में रहा है। अंग्रेजों द्वारा अप्पा जी के मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, नर्मदा के जो कछार क्षेत्र थे वो छीन लिए गए थे। तो नागपुर से कौन इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे? तो वो कर रहे थे अप्पा जी भोसले। अब वो क्यों इसमें क्रांति में सहयोग कर रहे थे? तो उनका मुख्य कारण था कि मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर और जो नर्मदा जी के कछार हैं वो अप्पा जी से छीन लिए गए थे। अंततः उनके वंशजों ने तात्या टोपे और नाना साहेब पेशवा के कमल और रोटी के चिन्ह के साथ महाकौशल में अपने आदमी भेजे और विद्रोह के लिए जन सामर्थ्य जुटाना शुरू कर दिया और महाकौशल से 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई। फिर आते हैं जबलपुर के आसपास के क्षेत्र। यहाँ सर्वप्रथम रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह ने विद्रोह का बिगुल फूका था। इसके साथ ही जबलपुर से लगे विजय राघवगढ़ से सूरज सिंह और रामगढ़ मंडला से गौड़ रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को हटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला, बैतूल, सिवनी में फैल गई, जिन्हें काफी मेहनत के बाद अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। शंकर शाह को अंग्रेजों ने जबलपुर में तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया और अवंतीबाई ने स्वयं ही अपना अंत कर लिया। ये थे जबलपुर के पास का विद्रोह। फिर आता है ग्वालियर नीमच में। सबसे पहले जो 1857 का विद्रोह था वो कहाँ पहुंचा था? नीमच में पहुंचा था। 3 जनवरी 1857 को नीमच छावनी के पैदल और घुड़सवार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 14 जून को रानी झांसी के
पक्ष में मुरार छावनी के सैनिकों ने वहां के अंग्रेजों बंगलों में आकर आग लगा दी और विद्रोह कर दिया। तो मुरार छावनी में सैनिकों ने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई का साथ देते हुए अंग्रेजों के बंगले जला दिए 14 जून को। और 3 जून को क्या हुआ, नीमच में सबसे पहले क्रांति प्रारंभ की गई थी, जो कि कहाँ से, वहाँ के पैदल छावनी के लोग थे और घुड़सवार सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह किया था। फिर आता है इंदौर। 1 जुलाई को इंदौर से महू छावनी में विद्रोह शुरू हुआ और गुना तक फैल गया। ग्वालियर के सिंधिया का सहयोग ना मिलने के कारण यह विद्रोह दबा दिया गया। जो ग्वालियर के सिंधिया थे, इनने मतलब क्या नहीं किया, इस विद्रोह में मतलब जनता का साथ नहीं दिया, इसलिए यह विद्रोह दबा दिया गया। अब आते हैं तात्या टोपे का बलिदान। तात्या टोपे का बलिदान। रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति प्राप्त होने के बाद तात्या टोपे ने अंग्रेजों के विरुद्ध गौरिल्ला युद्ध पद्धति के कारण, मतलब युद्ध पद्धति के साथ युद्ध जारी रखा। मान सिंह ने तात्या टोपे को आश्रय दिया और अंग्रेजों की उनकी उपस्थिति की सूचना देकर पकड़वा दिया और 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। कहाँ दी गई थी, शिवपुरी के किले में दी गई थी। चलिए हम इसको फिर से देखते हैं। देखिए, महाकौशल में हमारे मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जगह हैं, वहाँ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले हुई थी नीमच में। नीमच की जो बरार, मतलब नीमच की जो छावनी थी, पैदल सेना थी और जो घुड़सवार थे, उनने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। फिर 14 जनवरी को क्या हुआ, 14 जून को क्या हुआ, सब जितनी सेना थी, मुरार छावनी जो थी, वो रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग करते हुए अंग्रेजों के बंगले में घुस गई और बंगले को आग लगा दी। फिर आता है महाकौशल, जो कि प्रमुख क्षेत्र है, जबलपुर वाला रीजन। महाकौशल में क्या हो रहा था, तो जो अप्पाजी भोसले थे, उनने इस क्षेत्र में प्रारंभ किया था और इनका कारण क्या था कि मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, नर्मदा जी के जो कछार थे वो अंग्रेजों ने छीन लिए थे। इसलिए अप्पाजी भोसले ने नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में समर्थन दिया और जन सामर्थ्य जुटाने में सहायता की। फिर आते हैं जबलपुर के पास में। यहाँ से रानी दुर्गावती के वंशज, जो कि शंकर शाह थे और अवंतीबाई थी, उन्होंने इसको यहाँ से प्रारंभ किया, जबलपुर वाले रीजन से। तो मंडला से लड़ रही थी रानी अवंतीबाई और जबलपुर से लड़ रहे थे शंकर शाह। और विजय राघवगढ़ से सूरज सिंह ने भी इस आंदोलन को स्टार्ट किया और इसके बाद होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मंडला, बैतूल, सिवनी में यह फैल गया और धीरे धीरे से अंग्रेजों ने बहुत मेहनत के साथ इन विद्रोह को दबा दिया। जो शंकर शाह थे, उनको तोप के सामने रखकर बंदूक से उड़ा दिया गया जबलपुर में और अवंतीबाई ने खुद ही अपना आत्मसमर्पण कर दिया और मृत्यु को गले लगा लिया। अब आता है ग्वालियर से। हमने देख लिया कि रानी लक्ष्मीबाई ने वहाँ से नेतृत्व किया था। इंदौर में मुरार छाव, मतलब जो महू की छावनी थी, वहाँ से विद्रोह हुआ, फिर गुना तक पहुँचा, लेकिन सिंधिया ने इनका साथ नहीं दिया था और यह विद्रोह दबा दिया गया। फिर आते हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई जी की बलिदान के बाद यही गौरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करके अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे, लेकिन मान सिंह ने इनको आश्रय दिया और खुद ही अंग्रेजों को बुलाकर तात्या टोपे को पकड़वा दिया, जिसके कारण तात्या टोपे को फांसी दे दी गई 18 अप्रैल 1859 को और यह युद्ध पूरे तरीके से समाप्त हो गया 1857 की। ये थे हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। मतलब पहला हमें बताना है असहयोग आंदोलन और मध्य प्रदेश में किस प्रकार से यह चला है, उसकी भूमिका बतानी है। 1920 के प्रारंभ होते ही असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की सक्रिय भूमिका प्रमाण दिखते हैं। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, 1920 में किया गया था। मध्य प्रदेश ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी, जो कि इस प्रकार है। मुख्य केंद्र थे असहयोग आंदोलन की झांसी, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद में भाग लेने के प्रमाण हमें मिलते हैं असहयोग आंदोलन में। इसकी रणनीति क्या थी, छात्रों द्वारा स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया था, पदाधिकारियों द्वारा पदों का त्याग किया गया था और वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किया गया था। इसकी प्रमुख रणनीति कहाँ क्या क्या थी, छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए थे, कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया था, पदाधिकारियों ने पद छोड़ दिए थे और वकीलों ने न्यायालय में जाना छोड़ दिया था। और जो कहाँ पे हुआ गया था, प्रमुख केंद्र थे हमारे ग्वालियर, झांसी, इंदौर, जबलपुर, भोपाल और होशंगाबाद। इसका प्रसार कैसे हुआ था, उस समय नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी होने से महात्मा गांधी सामने 10,000 रुपये की विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। तो नागपुर उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी होती थी और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के समय नागपुर आए थे, तो उनके सामने 10,000 रुपये की विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल ने वकालत को नहर कर मत दो
वकालत लो नहर कत मत लो आंदोलन चलाया था। और जबलपुर के सेठ गोविंद दास जी द्वारा झंडा आंदोलन चलाया गया था, मतलब असहयोग आंदोलन के समय झंडा आंदोलन जबलपुर में चलाया था। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल ने वकालत लो नह मगर कर मत दो ये आंदोलन चलाया था। और गांधी जी के सामने 10,000 रुपए की विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। मध्य प्रदेश के नेतृत्वकर्ता असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। अब आता है हमारा 11 मार्क का क्वेश्चन। भारतीय रियासतों के एकीकरण प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे एवं हैदराबाद और जूनागढ़ कश्मीर से संबंधित एकीकरण की प्रक्रिया में जटिलता का वर्णन कीजिए। मतलब जो भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया के मुख्य प्रशासनिक मुद्दे बताने हैं। इसमें हमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर से संबंधित जो एकीकरण की प्रक्रिया थी उसमें जटिलता के हमें वर्णन करना है। जो भी जटिलताएं आई हैं इनमें वो वर्णन करनी है हमें, मतलब क्या क्या बतानी है। पहले देशी रियासतों का एकीकरण बताना है, उनके प्रमुख प्रशासनिक मुद्दे बताने हैं, और हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर से संबंधित जो एकीकरण के मुद्दे हैं वो उसकी भी व्याख्या करनी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत के अधीन राजशाही वाले राज्यों की रियासतें कहा जाता है। मतलब जो ब्रिटिश भारत के अधीन जितने भी राजशाही राज्य थे उनकी रियासत, उनको क्या कहा जाता है? रियासतें कहा गया है। तत्कालीन समय में लगभग 550 से ज़्यादा रियासतें लगभग 48% भारतीय क्षेत्र और 28% जनसंख्या को कवर करती थी। ये रियासतें वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के भाग नहीं थे, लेकिन ये पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। देखिए, ब्रिटिश भारत के अधीन में जितने भी राजशाही राज्य थे उनको क्या कहा जाता था? रियासत कहा जाता था। तत्कालीन समय में लगभग 550 से ज़्यादा रियासतें लगभग 48% भारतीय क्षेत्र और 28% जनसंख्या को ये कवर करते थे। ये रियासतें वैधानिक रूप से तो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत नहीं थी, लेकिन पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन के अधीन आती थी। ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थी, लेकिन जो क्राउन है ब्रिटिश क्राउन उसके अधीन थी। रियासतों के एकीकरण के प्रशासनिक मुद्दे, पहले आते हैं ब्रिटिश की सर्वोच्चता की समाप्ति, विलय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे, और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और कनेक्टिविटी और एकता की प्रक्रिया, ये हम बाद में देखेंगे। इसके 4 प्रमुख कारण कौन कौन से थे? एकीकरण के प्रशासनिक मुद्दे क्या क्या थे? पहले कौन सा मुद्दा था? ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति करना। वर्ष 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित थी, ने भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता समाप्त कर दी थी। जैसे ही हमारा 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ तो भारत के जितने भी राज्य थे वो ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता से समाप्त हो गए। कई शासकों ने अंग्रेजों के जाने को अपनी स्वायत्तता और विश्व मानचित्र पर अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा करने के आदर्श क्षण के रूप में देखा था। तो कई शासक थे भारत में, कई रियासतें उस समय चल रही थी, तो उनने क्या सोचा कि चलो भैया अंग्रेज गए, अब हम क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वायत्त हो जाएंगे, और विश्व मानचित्र पर अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा करके एक आदर्श क्षण हमें दिख रहा था उनको। तो इसको समाप्त करना था भैया, ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति हो गई थी। पहला प्रशासनिक मुद्दा क्या था? ब्रिटिश जो सर्वोच्चता थी वो समाप्त हो गई। किसके साथ? 1947 की जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, माउंटबेटन योजना कही जाती है, इसके आधार पर जो ब्रिटिश क्राउन थी उसकी सर्वोच्चता समाप्त हो गई थी। लेकिन कुछ शासक थे वो क्या सोच रहे थे कि हम विश्व मानचित्र पर अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर देंगे और स्वायत्त बन जाएंगे। विलय पत्रक पर हस्ताक्षर करवा लिए किसने? वल्लभ भाई पटेल जी ने। शासकों द्वारा निष्पादित विलय पत्र दस्तावेज 3 विषय अर्थात रक्षा, विदेश मामले और संचार भारत के डोमेनियन या पाकिस्तान में राज्य की प्रवेश के लिए प्रदान किए गए थे। तो इनमें क्या 3 मुद्दे पर हस्ताक्षर कराए गए थे, जिसमें था सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार पर भारत के डोमेनियन, मतलब भारत के डोमेन बन के रह जाओगे, और राज्यों के जो पाकिस्तान है उसके प्रवेश पर प्रदान किए गए थे कि आप पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करोगे और भारत में रहोगे। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, कुछ रियासतों के पास प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा भंडार था। यह माना जाता है कि ये रियासत स्वायत्तता के साथ अपना गुजार बसर कर सकती हैं, इसलिए स्वतंत्र रहना चाहती थीं। कुछ संतान जो शासन थे या रियासत थी वो क्या चाहती थी कि हमारे पास इतने सारे भंडार हैं, हम स्वतंत्र रह सकते हैं, तो वो स्वतंत्र रहना चाहती थी क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा थे। देन कनेक्टिविटी, राजपूत रियासतों में हिंदू राजा और एक बड़ी हिंदू आबादी होने के बावजूद इनका झुकाव पाकिस्तान की ओर था। राजपूत रियासतों में हिंदू राजा और एक
बड़ी हिंदू आबादी होने के बावजूद इसका झुकाव कहाँ था? पाकिस्तान की ओर था। हिंदू राज्य थे लेकिन कहाँ पर झुकाव था? पाकिस्तान की। यह कहा जा सकता है कि जिन्ना ने महाराजाओं को अपनी सभी मांगों को सूचीबद्ध कराने के लिए एक हस्तलिखित खाली कागज दे दिया था। मतलब जिन्ना ने क्या कहा कि एक कागज दे दिया और उनसे कहा कि भैया जो तुम्हें मांगे चाहिए लिख लो आप ही, हम खाली कागज दे रहे हैं। तो जितने भी राजपूत रियासतें थीं उनने हिंदू राजा होने के बाद भी और हिंदू आबादी होने के बाद भी वो कहाँ जाना चाहते थे? पाकिस्तान के पास जाना चाहते थे, क्योंकि जिन्ना ने महाराजाओं को अपनी सभी मांगों को एक सूचीबद्ध करने के लिए एक हस्तलिखित खाली कागज दे दिया था। अब आते हैं एकीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई। अधिकांश देशी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव बीपी मेनन की कुशलता के कारण किया गया था, किंतु 3 रियासतों के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया अपनाई गई थी। जो एकीकरण की प्रक्रिया थी वो कैसे अपनाई गई? तो जो सारी रियासतें थी, जितनी भी रियासतें अलग होना चाहती थी, चाहे वो ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति के बाद स्वतंत्र रहना चाहती थी, चाहे वो संसाधनों के कारण स्वतंत्र रहना चाहती थी, या फिर जो कनेक्टिविटी के कारण ही स्वतंत्र रहना चाहती थी, उनने भी सब ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए और सब क्या बन गए? भारत के हिस्से बन गए। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ा है, विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ी है, जिसमें से आती है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं हैदराबाद में कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ी। यह सभी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे शक्तिशाली समृद्ध रियासत थी हैदराबाद की रियासत, जो कि दक्कन पठार के अधिकांश भाग को कवर करती थी। हैदराबाद रियासत क्या थी? सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे समृद्धशाली थी और दक्कन के क्षेत्र के अधिकांश भाग को कवर करती थी। इस रियासत की जो अधिकांश जनसंख्या थी वह हिंदू थी, जिस पर एक मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान अली का शासन था। पूरी मतलब बहुत सी जनसंख्या क्या थी? हिंदू थी, लेकिन उन पर शासन कौन कर रहा था? तो वहाँ के शासक थे निजाम मीर उस्मान अली, वहां पर शासन कर रहे थे। इसने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की और भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इनने क्या कहा कि हमें स्वतंत्र होना है, स्वतंत्र राज्य रहेंगे, लेकिन हम भारत में नहीं होंगे, मना कर दिया, हम भारत में नहीं मिलना चाहते। वल्लभ भाई पटेल और उनके मध्यस्थों के निवेदन और धमकियां निजाम की मानस पर कोई फर्क नहीं डाल सकी और उनके लगातार यूरोप से हथियारों की आयात जारी रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझाया और जितने मध्यस्थ निवेदन करने वाले थे उनने समझाया, धमकी दी, लेकिन जो निजाम थे उनने उनसे मना कर दिया और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और यूरोप से हथियार मंगाने जारी रखा। परिस्थितियां तब भयानक हो गई जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हैदराबाद की हिंदू प्रजा के खिलाफ हिंसक वारदातें शुरू कर दी। परिस्थिति कब भयानक हो गई? जब वहाँ के जो कट्टरपंथी थे उन्होंने हैदराबाद के जो हिंदू प्रजा थी उन पर हिंसक वारदातें करना शुरू कर दिया। फिर 13 सितंबर को उन पर सितम ढाया गया। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद भेज दी, मतलब जो भारतीय सेना थी उनको हैदराबाद भेज दिया गया और 4 दिन के अंदर सशस्त्र संघर्ष के बाद अंततः हैदराबाद को भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। चलिए हम हैदराबाद को फिर से देख लेते हैं। देखो हैदराबाद क्या था? सबसे शक्तिशाली था, समृद्ध था और दक्कन का एक अधिकांश भाग को कवर करता था। इसकी जनसंख्या भले हिंदू थी लेकिन शासन कौन कर रहा था? शासन कर रहा था वहाँ पे एक शासक निजाम मीर उस्मान अली, जो कि क्या चाहता था कि भैया वो स्वतंत्र रहना चाहता था और भारत में मिलने से मना कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझाया, मध्यस्थों ने समझाया, निवेदन किया और धमकाया, लेकिन वो निजाम पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने यूरोप से हथियार मंगाना जारी रखा। ये तो चलो ठीक है, लेकिन परिस्थितियां तब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई जब उन जो कट्टरपंथी थे हैदराबाद के उन्होंने हिंदू जनता पर हिंसक वारदातें करना स्टार्ट कर दिया। फिर 13 सितंबर 1948 को सेना भेजी गई और ऑपरेशन पोलो चलाया गया और 4 दिन के भीतर हैदराबाद को भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। अब आता है जूनागढ़ का नंबर। हैदराबाद के बाद आते हैं जूनागढ़। गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित ये एक रियासत है जो कि 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी और अधिकांश जनसंख्या हिंदू और राजा मुस्लिम था। यहाँ पर भी वही था भैया, जनसंख्या तो हिंदू है लेकिन राजा कौन है? मुस्लिम है और वो क्या चाहेगा कि हमें नहीं मिलना तुम्हारे साथ। तो 15 सितंबर को 1947 को निजाम मोहम्मद महावत खान जी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। तो अब जूनागढ़ के शासक कहाँ मिलना चाहते हैं? क्योंकि खुद मुस्लिम है तो हम कहाँ जाएंगे भैया? मुसलमानों के पास जाएंगे, मतलब पाकिस्तान जाएंगे। तो मोहम्मद महावत खान जी ने क्या कहा कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं और 15 सितंबर 1947 को यह फैसला कर लिया। तर्क दिया कि जो जूनागढ़ है वह समुद्री द्वार पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जो जूनागढ़ का समुद्री द्वार है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह पाकिस्तान में जा रहा है। भारत सरकार
मनाती थी कि यदि जूनागढ़ मानती थी कि जूनागढ़ को यदि पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी जाती है तो सांप्रदायिक दंगे और जो भयानक रूप से धारण कर लेंगे, और साथ ही जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, जनसंख्या जो कि 80% तक है, इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। इस कारण से भारत सरकार ने जन्म संग्रह कराया और विलय के मुद्दे में समाधान का प्रस्ताव लाया। इसमें क्या कराया गया था, जन्म संग्रह कराया कि भैया जनता से पूछ लेते हैं, राजा तो जब मिलने जाएगा तो जाएगा। तो महावत खान हार गए और जनता ने किसको 80% जनसंख्या हिंदू थी तो वो हिंदू राष्ट्र मिलना चाहेंगे, और जन्म संग्रह कराकर इस मुद्दे का समाधान कर लिया गया। और 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथों में लेने के लिए आमंत्रित किया। जूनागढ़ के दीवान सर शाह नवाज भुट्टो मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता ने हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। फिर फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया, जो लगभग सर्वसम्मति से भारत के विलय पक्ष में गया। चलिए हम जूनागढ़ को देख लेते हैं। जूनागढ़ कहाँ पे था, तो गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। 15 अगस्त 1947 तक यह भारत में शामिल नहीं हुआ था। इनकी जनसंख्या अधिकांश तो हिंदू थी, लेकिन राजा कौन सा, मुस्लिम था। 15 सितंबर 1947 को जो नवाब है मोहम्मद महावत खान जी, इन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए फैसला कर लिया। तर्क ये दिया कि जूनागढ़ का जो समुद्री द्वार है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, लेकिन भैया भारत सरकार जानती थी कि यदि जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलाया जाता है या अनुमति दे दी जाती है तो वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे भड़क जाएंगे और भयानक रूप ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनका भैया मेन अधिकार है ना, मौलिक अधिकार चला जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे 80% होने के कारण यह फैसला लिया गया कि वहाँ पर जन संग्रह कराया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा और यह मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। फिर 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथों में लेने के लिए आमंत्रित किया, और जूनागढ़ के दीवान जो कौन थे, सर शाह नवाज भुट्टो जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो के पिताजी थे, इन्हें हस्ताक्षर के लिए भारत सरकार को आमंत्रित किया और फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराकर लिया गया और सर्वसम्मति से यह पूरा जो जूनागढ़ का क्षेत्र है वो किसको दे दिया गया, भारत को दे दिया गया। अब आता है हमारा कश्मीर का मुद्दा, जो कि सबसे जटिल और अभी तक मुद्दा ही है। अब आता है हमारा कश्मीर का मुद्दा। एक ऐसी रियासत जहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम थी, लेकिन राजा क्या थे, हिंदू थे। अभी तक देखो हैदराबाद में क्या था, जनसंख्या हिंदू, राजा मुस्लिम। जूनागढ़ में जनसंख्या हिंदू और राजा मुस्लिम, लेकिन अब एक ऐसे भी जगह थी जहां पर पूरी जनसंख्या मतलब बहुत सी जनसंख्या मुस्लिम थी और राजा कैसे थे, हिंदू थे। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर कोई निर्णय नहीं लेने की और मौन स्थिति बनाए रखी थी। जो राजा हरि सिंह थे उनने क्या कहा कि ना हमें पाकिस्तान में शामिल होना है, ना ही हमें भारत में शामिल होना है, हम भैया अलग रहेंगे। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना हथियारों से लैस आदिवासियों ने कश्मीर में घुसपैठ करके हमला कर दिया। तो जो पाकिस्तान की जो सैनिक थी उनने हथियारों के साथ क्या कर दिया, आदिवासियों ने कश्मीर पर घुसपैठ की और हमला कर दिया। महाराजा ने भारत सरकार से मदद की अपील की। राजा ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिए दिल्ली भेजा। तो देखो है राजा भले हिंदू, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता उस समय भी ज्यादा अच्छी थी। तो राजा ने शेख अब्दुल को कहाँ भेजा, तो शेख अब्दुल्ला को प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली से मदद में मांगने के लिए भेजा। और 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। कब कर लिए हैं, 26 अक्टूबर 1947 को कर लिए हैं। इसके तहत संचार, सुरक्षा एवं विदेशी मामलों को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाया गया था। जितने भी संचार के क्षेत्र थे, सुरक्षा के क्षेत्र थे और विदेशी क्षेत्र थे, उनको भारत सरकार के अधिकार में लाया गया था। और 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा कर दी और जिसमें प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को बनाया गया। इसमें क्या हुआ था, देखिए इनने पहले जो कश्मीर के राजा थे ना वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ना वो हिंदू में मतलब भारत में मिलना चाहते थे। जनसंख्या मुस्लिम थी बहुत सारी, लेकिन वो राजा क्या थे, हिंदू थे। लेकिन पाकिस्तान तो ऐसे मानने वाला नहीं है। उनने क्या किया, उस पर हमला कर दिया हथियारों के साथ। पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा बेचारे सेना थी नहीं उनके पास, तो इनने मदद किससे मांगी, भारत से मांगी। और भारत में मदद मांगने के लिए शेख अब्दुल्ला को भेजा, कहाँ पर, दिल्ली में भेजा। और 26 अक्टूबर 1947 को राजा
हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और संचार, सुरक्षा एवं विदेशी मामलों को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया। 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने एक अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा कर दी कि मतलब अंतरिम में हमारी सरकार रहेगी, उसकी घोषणा कर दी और इसके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शेख अब्दुल्ला को बनाया गया। इस प्रकार भारत के एकीकरण की प्रक्रिया सभी के सामंजस्य, सहयोग और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुशल रणनीति की पूर्ण हो गई, जिसके साथ हमारा ये वाला सेशन होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।